नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। प्रदेश बीजेपी ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी ने एक नामी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अभिभावकों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर केजरीवाल सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। इस मामले में बीजेपी एलजी अनिल बैजल से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। आदेश गुप्ता ने कहा कि बढ़ाई गई फीस जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक बीजेपी अभिभावकों के साथ है और उनके संघर्ष में उनका संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को लूटने के लिए दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्होंने कहा कि फीस देने में असमर्थ अभिभावकों के बच्चों को टर्मिनेशन का लेटर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां स्कूलों जो फीस है उसको बिल्कुल बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार गए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की स्कूलों को कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर रख रही थी और इसी को लेकर पंजाब में भी रोल मॉडल के तौर पर रखा गया था दिल्ली को। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आदेश गुप्ता अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के स्कूलों को जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फीस वृद्धि की जा रही है। वो लगातार जो कह सकते हैं छात्र हैं या फिर जो उनके परिजन हैं वो कहीं ना कहीं फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसके दबाव की वजह से कहीं ना कहीं वो फीस नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। और काफी दिनों से ये भी समस्या देखने को मिल रही थी कि जो परिजन थे वो स्कूलों के बाहर पर फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे और इसी को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश जो अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की। मगर इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, ना कि लोगों के लिए समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा बेहतर हो चुकी है, स्कूलों को बेहतर कर दिया गया है, मगर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि दिल्ली सरकार जो है वो स्कूलों को प्राइवेट सेक्टरों को आगे बढ़ावा दे रही है, सरकारी स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं है। मगर धरातल की बात करें तो धरातल के अंदर काफी हद तक जो स्कूल है वो दिल्ली सरकार के जो अंडर में आते हैं या फिर कहें दिल्ली सरकार के हैं या फिर कहें दिल्ली सरकार के अधीन जो चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही देखने को मिल रही है। फीस वृद्धि की बात करें तो जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने लगातार कहीं ना कहीं जो स्कूल बंद थे कोरोना काल के उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फीस ली गई थी, लगातार ट्यूशन चार्जिंग, स्कूल चार्जिंग। अब जब एडमिशन हो चुके हैं यानी कि अब सेक्टर बदल चुके हैं, हर क्लासेस के बच्चे जो है वो अलग क्लासों में जा चुके हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं फीस जो है बढ़ोतरी के साथ ली जा रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जरूर आने लगी है दिल्ली सरकार को। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अगर गलती है तो वो सरकार की ही मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, प्राइवेट स्कूल अगर है तो वो भी अपना बिजनेस चलाने के लिए उनको फीस बढ़ानी होगी। लेकिन अगर जो दिल्ली सरकार है वो एजुकेशन पॉलिसी को कुछ सस्ता कर दे, एजुकेशन को कुछ सस्ता करे, तो शायद इसमें फायदा हो सकता है स्कूलों को भी और बच्चों को भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्कूलों की तो स्कूलों के प्राइवेट सेक्टर जरूर अपने कह सकते हैं फीस वृद्धि को लेकर कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनको जो बजट है वो नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको परेशानियां हो रही है, जिसकी वजह से वो फीस का बढ़ोतरी करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें परिजन जो है वो परिजनों की जो सैलरी है वो अभी तक बढ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं, बिजनेस है, वो उनके कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से वैसे ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से फीस वृद्धि की जा रही है उससे कहीं ना कहीं परिजन जो है वो उनकी परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ राहत देनी चाहिए थी, मगर वो राहत नहीं मिल रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री जो मनोज सिसोदिया है, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो लगातार दिल्ली के स्कूलों को बेहतर करने की बात करते हैं और दिल्ली के स्कूलों को रोल मॉडल के तौर पर रखा जाता है। मगर यहाँ पर भी बात करें जो मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया जो है
वो लगातार दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा शिक्षा जो बेहतर कर दी गई है, मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के तमाम इलाकों की, वहां पर जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर कभी भी आज तक दिल्ली सरकार ने जाकर नहीं देखा कि उन स्कूलों की हालत क्या है, उनके अंदर पढ़ाई किस तरीके से की जा रही है, उनके अंदर सुविधाएं किस तरीके से छात्रों को मिल रही है, परिजनों की कोई समस्या तो नहीं है। मगर दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ गिने चुने ही स्कूलों के अंदर जाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी करते हैं और स्कूलों की जो किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, उनको बेचते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं परिजन जो है वो परेशान होते नजर आते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की किताबें जो है वो बाहर से खरीदनी पड़ती है, यूनिफॉर्म जो है वो बाहर से खरीदने पड़ते हैं। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए, जिन इलाकों में वो नहीं जाते हैं उन स्कूलों की भी कहीं ना कहीं हालात को समझें और उनके ऊपर भी जानने की इंक्वायरी की जाए। वहीं यही बात करें जिस तरीके से राष्ट्रीय बाल विभाग की, तो राष्ट्रीय बाल विभाग की तरफ से भी कहा गया है, दिल्ली सरकार को एक नोटिस दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि लगभग 200 से 250 के करीब जो है स्कूल के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, मगर 1000 से ज्यादा जो स्कूल हैं उनके अंदर अधिकारी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, या फिर कहें जो चलाने का तरीका है वो सक्षम नहीं है। इसी को लेकर राष्ट्रीय बाल विभाग की तरफ से दिल्ली सरकार को एक नोटिस दिया गया है जिसके अंदर जवाब मांगा गया कि बाकी स्कूलों को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब सरकार के राज्य भर में खरीदे जा रहे गेहूं में सिकुड़े अनाज के विनिवेशों की समीक्षा करने के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार ने समस्या की सीमा का आंकलन करने के लिए 5 टीमों का गठन किया है और इसका निर्णय लिया गया। और ये जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ये दल राज्य में पहुंचेंगे और मंडियों में आने वाले सूखे अनाज की मात्रा का प्रत्यक्ष आंकलन करेंगे और इसके साथ ही 15 जिलों का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये डेटा वे निवेशों में उचित छूट देने पर अंतिम निर्णय लेने में भारत सरकार की मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि अत्यधिक गर्मी के कारण कई स्थानों पर गेहूं का दाना सूख गया है और कुछ मंडियों में आने वाले अनाज में 6 की अनुमेय सीमा से अधिक सिकुड़ा हुआ अनाज भी होता है। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था और उसी को लेकर उन्हीं के अनुरोध पर अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और उनके अनुरोध पर समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 टीमों का गठन किया है। ये 5 टीमें आज राज्य में आएंगी, पंजाब में आएंगी और पंजाब में अनाज के विनिर्देशों की समीक्षा करने का जो अनुरोध था उसका पालन करेंगी। और आज भारत सरकार की ने जो 5 टीमें गठन की है उसको लेकर ये जो दल है वो राज्य में पहुंचेंगे, मंडियों में सूखे अनाज की मात्रा का प्रत्यक्ष आंकलन करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि 15 जिलों का दौरा भी ये जो टीमें हैं वो करेंगी और इसके बाद जो डेटा होगा वो विनिर्देशों में उचित छूट देने के अंतिम निर्णय के लिए भारत सरकार की मदद भी करेगा। जो डेटा यहाँ से निकाला जाएगा उसको भारत सरकार को भेजा जाएगा और भारत सरकार को भेजने के बाद ये तय होगा कि कितनी छूट भारत सरकार पंजाब सरकार को दे सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार के राज्य भर में खरीदे जा रहे गेहूं में सिकुड़ा हुआ जो अनाज होता है उसके विनिर्देशों की समीक्षा करने का अनुरोध जो है वो केंद्र सरकार से पंजाब की सरकार ने किया था और इसी वजह से अब जो सरकार है केंद्र सरकार उन्होंने अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल अनाज को लेकर जिस तरीके से ये बात कही गई है, अनुरोध पंजाब सरकार द्वारा किया गया था केंद्र सरकार से, उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और पंजाब सरकार का जो अनुरोध था उसके तहत 5 टीमों का गठन किया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि पंजाब में जहाँ पे मंडियों में फसल आनी शुरू हो गई थी तो लगातार इसके साथ बड़ा जो है किसानों की एक बड़ी प्रॉब्लम तब ये आई कि हीट वेव चले पंजाब में। अगर हम कहें कि गर्मी का सीजन थोड़ा जल्दी आ गया और हीट वेव गर्मी है
वो भी बहुत ज्यादा इस बार हो रही है। तो इसलिए जो कनक की जो फसल तैयार होकर पहुंची थी, उसमें जो दाने हैं वो सूखने हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि जो कंबाइन अगर जो अगर उनकी लिमिटेड होती है कि कम से कम नमी 6% होनी चाहिए, पर क्योंकि हीट वेव के चलते जो दाने हैं वो सिकुड़ गए हैं, जिसके चलते किसानों की तरफ से ऑलरेडी सरकार से मुआवजे की मांग की गई थी, सरकार से राहत की मांग की गई थी, जिसको लेकर क्योंकि देखिए फसल सेंटर की तरफ से उठाई जा रही है, तो इसके लेके पंजाब सरकार ने सेंटर से मदद मांगी थी। सेंटर से बोला था कि ये इशू आ रहा है, पंजाब में हीट वेव चल रही है, तो आप आगे एक बार चेक करें, इस चीज को कंसिडर किया जाए कि जो सुखड़े हुए दाने हैं उनको कंसिडर किया जाए। तो इसके लिए बकायदा सेंटर ने इनकी मांग, पंजाब सरकार की मांग मान ली है और उसके लिए बकायदा 5 टीमों को निरीक्षण के लिए पंजाब में भेज दिया है, जो पंजाब की हर मंडी में जाके जहां जहां पे हमें हीट वेव के कारण फसल को नुकसान होता हुआ नजर आया, या फिर कहें कि जहां पर पकी हुई फसल के दाने सिकुड़ गए हैं, उसकी चेक करने के लिए टीम पहुंचेगी। इसके लिए बकायदा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि अगर सिकुड़ी हुई फसल भी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो किसानों को इससे राहत ही मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि टीम आज पहुंचेगी और 5 टीमें आ रही है पूरे पंजाब का दौरा करने के लिए। इससे पंजाब सरकार पहले किसानों को बोल चुकी है कि टीमें आएंगी, टीमों का डिले जरूर होगा, पर हम सभी किसानों की फसल पूरी तरह लेंगे। जी ठीक है, सभी किसानों की फसलें पूरी तरह ली जाएगी, लेकिन अगर पंजाब सरकार अपने इस वायदे पर खरी नहीं उतरती है और सिकुड़े हुए अनाज के जो विनिर्देश देने हैं उसको लेकर अगर जो टीमें हैं वो सूखे हुए अनाज को अलग करती है, तो क्या उसका नुकसान किसानों को होगा? जी बिल्कुल, देखिए नुकसान ऐसा ये है कि जो ग्रेन परमिसिबल लिमिट होती है कि जो फसल तैयार होती है तो उसमें एक मिनिमम अगर हम कहें कि नमी की क्वांटिटी मांगी जाती है कि ताकि उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, स्टोर किया जाएगा, यूटिलाइज किया जा सके। वो लिमिट 6% होती है कि कम से कम जो आपकी फसल तैयार हो गई उसमें नमी 6% होनी चाहिए। एक लिमिट मिनिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। आमतौर पे मैक्सिमम लिमिट का इशू आता है जब बारिश हो जाती है और फसल खराब हो जाती है। पर इस बार पंजाब की हीट वेव का सामना कर रहा है, या फिर हम कहें कि जो लू चलने लग ठीक चुकी है। है अभी से ही, तो उससे फसल सूख रही है, तो उसके चलते टीम्स चेक करने आ रही है और कोशिश की जा रही है कि हर एक फसल का निरीक्षण हो सके और सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इन सूखी हुई फसलों को भी ले सके, क्योंकि अगर ठीक है परमिशन अमित, मिल मैं जाती है लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से रुक करते हैं पंजाब का, जहां पर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया है और सूखे अनाज को उसका आंकलन करने के लिए आज 5 टीमें राज्य में आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, फिलहाल किसानों को नुकसान की हम बात कर रहे थे। सूखे अनाज अगर अलग होता है तो किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन पंजाब सरकार कह रही है कि किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, सूखा अनाज भी हम जो है वो खरीद लेंगे। तो ये जो सूखा अनाज होगा उसको किस काम में लाया जा सकता है? देखिए, सूखा अनाज बेसिकली, सूखा अनाज इशू ये है कि जो उनकी शिविल ग्रेन्स का साइज छोटा हो जाता है। ग्रेन्स छोटी हो जाती है तो ऑल ओवर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घट जाती है। अगर आप करें कि अगर सभी कंसिडर करते हैं तो कहीं जहां पर 1 टन की पैदावार होती वही उसकी अगर हम कहें 3/4 रह जाती है, तो किसान को सीधा ही 25% का नुकसान होता है। सब कुछ सेम ही है, पर वो है कि शिविल क्वांटिटी कम हो जाती है, स्टोरेज में टाइम पीरियड कम हो जाता है कि स्टोर करना मुश्किल हो जाता है और कई और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी के लिए जो सेंटर से 5 टीमें आ रही है वो पंजाब की 15 जिलों में जाएंगी। 15, क्योंकि ये इशू है पंजाब के 15 जिलों में देखने वाला हूँ। इन 15 जिलों में जाके टीमें चेक करेंगी कि कितनी शिविरनेस आ रही है, कि कितनी ज्यादा फसल सूख रही है। हर एक जिलों में जाके उन्हें फैक्टरेट किया जाएगा और हर एक पहलू कंसिडर करके रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद भारत सरकार ये डिसाइड करेगी कितनी रिलैक्सेशन देनी है।
आमतौर पे जब ये रिलैक्सेशन होती है कि 6% सूखा, अगर हम कहें कि 6% की अलॉटमेंट होती है कि 6% सूखी हुई फसल आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब टोटल फसल में 6% अगर सुखड़े हुए दाने हो सकते हैं। पर अब ये रिलैक्सेशन कितनी ज्यादा बढ़ानी है, ये चीज कंसिडर करने के लिए भारत हम्म। सरकार की जो टीम है जी वो डिसाइड करेंगे। ऑल ओवर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि किसानों ने पहले ही मुआवजे की मांग कर ली है, किसान पहले ही बोल रहे हैं कि हीट वेव के कारण हमें नुकसान हो रहा है। और इस फैक्टर को देखिए, इस फैक्टर के लिए आप ये भी कंसिडर करिए, पंजाब सरकार ने इसको तुरंत एक्शन ले लिया। पंजाब सरकार ने ये चीज कंसिडर की कि ये इश्यू बन सकता है, इसलिए उन्होंने सीधा ही भारत सरकार से बात की और भारत सरकार से एक्शन लेने के लिए कहा भी, और भारत सरकार एक्शन ले भी रही है। तो इस चीज से सीधे तौर पे दिख रहा है कि पंजाब सरकार बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव और कोशिश कर रही है कि किसानों को हर तरीके की सहूलियत दी जाए, किसानों की हर एक मांग है वो पूरी की जाए, क्योंकि आम आदमी सरकार की पहली गिफ्टिंग है और पंजाब एक खेती बाड़ी सूबा होने का ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पंजाब के किसान सरकार से कुछ वही चीज करने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और उसका असर नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो किसानों के हित में ही हो रहा है और हम्म। किसान उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो कदम उठाए गए हैं वो किसानों के लिए पॉजिटिव में ही रहे। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो लखनऊ से है, जहां पर पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिली है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित कर रही है और इसको करना भी होगा। निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों। आगामी 5 वर्षों में 5 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाने होंगे ताकि उपलब्ध मैन पावर का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया जा सके। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर फोकस करना होगा। परंपरागत खेती को तकनीक से जोड़ते हुए उत्पादकता बढ़ानी होगी। राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में एफपीओ का गठन भी किया गया। कृषि उत्पादों के स्टोरेज के लिए पूरे प्रदेश में कोल्ड चेन स्थापित की जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की विषम परिस्थितियां थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है राज्य की वो कहीं ना कहीं चरमरा गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से बढ़ाने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसको पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना उत्तर प्रदेश में जारी होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने का जो एक लक्ष्य रखा गया है, इतनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने की बात राज्य सरकार कर रही है, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है? अर्थव्यवस्था किस तरीके से फल फूल सकती है राज्य में? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जब उत्तर प्रदेश में 17 में वापसी की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही थी और उसको ही पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कटिबद्ध नजर आ रही है और उसके क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए एक प्रस्तुतिकरण भी देखा था और उसमें मंत्रिमंडल के सामने के लिए कहा गया है कि प्रस्तुत करने के लिए बात की जाए तो लगभग कहा है कि 2 सालों में कोरोना महामारी के उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयासों को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी की सफलता मिल चुकी है और साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर कह सके कि निवेशकों को, क्योंकि ग्राउंड जीरो सेरेमनी की थी, ब्रेकिंग सेरेमनी की थी और निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बुलाया था और कहीं ना कहीं उसको जो निवेश है उसको बढ़ाते हुए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया था और कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित हो, ऐसा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 5 वर्षों में लगभग 5 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जाए या सृजित किया जाए और ताकि मैन पावर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके और साथ ही साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि महत्वपूर्ण एक अहम भूमिका रखता है, उसको भी जल्द से जल्द बढ़ाने का प्रयास किया जाए और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उसको आगे उस पर फोकस किया जाए, उसको बढ़ाने का काम किया जाए और साथ ही साथ परंपरागत जो खेती है
उसको भी बढ़ावा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको बढ़ावा देने का काम किया जाए और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में एफपीओ का गठन भी किया जाए, ऐसा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और कृषि स्टोरेज के लिए उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की चेन स्थापित किया जाए, ताकि जो अनाज हो उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जा सके, हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2017 से पहले बात की जाए तो प्रोक्योरमेंट जो थी उसको कहीं ना कहीं पॉलिसी लाने की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं नहीं हुई थी। और परंतु राज्य सरकार 5 वर्षों में पॉलिसी का जो समस्या है उसको लागू करने का भी निर्देश दिया है। ठीक है जितेंद्र, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इतनी इकोनॉमी करने के लिए अलग अलग तरीके के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, चाहे एफपीओ हो और खेती को बढ़ावा देने की बात कही हो, अलग अलग निर्देश है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा और कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, क्या उससे जो सफलता है उसमें उसको बढ़ाने में वो पाली जाएगी, उस पर काबू पा लिया जाएगा जो अर्थव्यवस्था चरमराई थी उस समय? देखिए, बिल्कुल 2 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ी है और कहीं ना कहीं कोरोना संकट का जो विषम परिस्थिति थी उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सहयोग किया है और कहीं ना कहीं वो $1 ट्रिलियन की ओर धीरे धीरे बढ़ती रही। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेजेंटेशन के दौरान तमाम बातें भी और भी कही और कि हमें कृषि के क्षेत्र में और जो रोजगार उपलब्ध कराना होगा, इन सब बातें को। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के देखते हुए कृषि के साथ साथ टेक्सटाइल को भी बढ़ावा देना होगा और टेक्सटाइल एक अहम भूमिका निभा सकता है हमारे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असेंबली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर भी फोकस करना होगा। अर्थव्यवस्था को एक्सप्रेस वे और नेटवर्क से जोड़ना होगा ताकि बड़े स्तर पर किया जा सके और एयरवेज हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस वे हो, उन सबको कनेक्टिविटी करनी होगी ताकि ये बड़ी अहम भूमिका निभाए। और उनकी अहम भूमिका भी होगी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर विकसित होगा, विकास उसमें पूरी तरह से होगा, तो जाहिर सी बात है कि निवेशक हमारे उत्तर प्रदेश में आने के लिए जरूर बाध्य होंगे और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में आप जो कह सकते हैं कि विकास की ओर ले जाने में सहयोग कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन देखा और तमाम जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जो अहम भूमिका निकाला जाए, कृषि का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का हो और जो रोडे हैं, एयरवेज है, उनको कनेक्टिविटी करने की बात की। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, वही साथ ही साथ इस बात पे पर्यटन है, उन पर्यटन पे भी फोकस करने के लिए कहा गया, पर्यटन पे खास फोकस गया ताकि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम करे और जो बाहर के लोग आते हैं वो कहने के पर्यटक खुश होकर जाए। और साथ ही साथ एक बड़ी अहम भूमिका होगी हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी और उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है।
ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जमा किए गए चंदे में कथित धोखाधड़ी करने के मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बाद अब उनके बेटे नील सोमैया को भी बड़ा झटका लगा है। मुंबई सत्र न्यायालय ने मंगलवार को नील सोमैया की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज किया था। कोर्ट के इस फैसले से पिता और पुत्र की जोड़ी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किरीट सोमैया और नील सोमैया ने अब गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। पिता पुत्र पर सेव विक्रांत के नाम पर जुटाए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। अदालत ने कहा कि यह सोमैया पिता पुत्र की जिम्मेदारी थी कि वो धन का सही जगह इस्तेमाल करें और इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुंबई पुलिस और राज्य सरकार इस मामले की जांच करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। तो आपको बता दें कि किरीट सोमैया जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और इसी आरोप में अब आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए उन्होंने राशि जमा की थी और चंदा इकट्ठा किया था और इसी वजह से इस चंदे के गलत इस्तेमाल को लेकर उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और अब दोनों पिता और पुत्र जो हैं उन पर संकट की तलवार लटक रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि दोनों की ही नील सोमैया और किरीट सोमैया दोनों की ही अग्रिम जमानत याचिका जो है वो कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब दोनों बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला जुड़ा, सेव विक्रांत के नाम पर जुटाए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया उन पर, उसमें अदालत ने ये कहा है कि सोमैया पिता पुत्र जो है ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि जो पैसा जुटाया गया है वो किस तरीके से सही जगह इस्तेमाल हो, लेकिन वो सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ और इसीलिए उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी, चंदा उन्होंने एकत्रित किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुंबई पुलिस और राज्य सरकार इस मामले की जांच कराना चाहती है तो वो बेशक कर सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है किरीट सोमैया और उनके पुत्र नील सोमैया की, इसको लेकर अब क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए किरीट सोमैया और नील सोमैया के मुंबई की ईओडब्ल्यू शाखा ने आज उन्हें 11 बजे के लिए समन किया है। कल ही उनके घर पर एक समन चिपकाया गया था और उन्हें बुलाया गया कि आप 11 बजे स्टेटमेंट के लिए आइए। लेकिन इस बीच यह जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि जेट सुरक्षा वाले किरीट सोमैया कहाँ गए। लोगों के ऊपर आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया का इस तरह से भागना बेहद चिंताजनक है। तो इस तरह की बातें लगातार होने लगी। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि किरीट सोमैया के वकील आज जो है हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया फिलहाल मुंबई से बाहर है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। एंटीसेप्टरी बेल वो लगा चुके हैं लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और उसी के साथ उस बिल को खारिज भी कर दिया गया। दोनों की बिल को खारिज किया गया जिसकी वजह से अब दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ऐसे में वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से क्या उनको जो उनका केस स्टडी कहती है, क्या उनको राहत मिल सकती है बॉम्बे हाईकोर्ट से? मुस्कान जी, देखिए सेशन कोर्ट ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार यह आरोप लगाती है या अगर इस तरह का आरोप है तो जाहिर तौर पर इस पर जांच का विषय जांच होनी भी चाहिए। अब उसी मुद्दे को लेकर जो है किरीट सोमैया के वकील हाईकोर्ट का रुख करेंगे। जाहिर तौर पर हालांकि मामला बड़ा है लेकिन क्योंकि पूर्व सांसद है बीजेपी की तरफ से जो शायद हाईकोर्ट से किरीट सोमैया को जो है राहत मिल सकती है, लेकिन सेशन कोर्ट ने सीधे तौर पर उनकी अग्रिम जमानत जो है खारिज कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर किरीट सोमैया मुंबई पुलिस या ईओडब्ल्यू का हाथ लगते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सत्यप्रकाश, किरीट सोमैया देखिए वही शख्स हैं जो लगातार चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो, सब पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते थे, उनके खुलासे लगातार करते नजर आते थे। अब उनके खुलासे करने वाले शख्स के खुद के जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, धोखाधड़ी का आरोप उन पर लगा और सिर्फ उन पर ही नहीं उनके पुत्र पर भी ये आरोप लगा है। तो अब जनता या बीजेपी का कोई प्रतिक्रिया या शिवसेना या बाकी पार्टियों की कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए
सेव विक्रांत को लेकर जिस तरह से 57 करोड़ रुपए का गबन का मामला खुलकर सामने आया है। यह मामला संजय राउत ने खुलासा किया था कि संजय राउत ने आरटीआई द्वारा यह मांग की थी कि 57 करोड़ रुपए जो सेव विक्रांत के नाम पे जमा किया गया था वो कहाँ गए, जबकि यह पैसे की जिम्मेदारी जो है कृष सुमैया को दी गई थी। अब ऐसे में आरोप है कि कृष सुमैया और उनके बेटे नील सुमैया ने अपने बिजनेस के लिए पैसे खर्च कर दिया है और यह पैसे दूसरे जो बाकी पैसे हुए विदेशों में भेज दिया है। ऐसे में लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार में बने संजय राउत और नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि कृष सुमैया लोगों को जेल भेजते थे, जब उनको जेल जाने की बारी आई तो जज सुरक्षा छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में यह ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि जिस तरह से कृष सुमैया की भूमिका महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने के लिए बनाई गई थी, उनका रोल जो है कहीं यही था। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के अपने 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को गृह जिला बिलासपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कंदरौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में बोलते सब हैं, लेकिन यहाँ चुनाव आसान नहीं है। गोवा में आम आदमी पार्टी के बैनर लगे, ऐसा दिखा दिया है कि बीजेपी है ही नहीं, लेकिन जनता ने मोदी के राष्ट्रवाद पर मुहर लगाई। नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, इनका विकास से कोई भी लेना देना नहीं। ये देश के विकास के साथ ही समझौता कर सकते हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर, कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठाए थे। इनका विचार से कोई लेना देना नहीं है। कंदरौर में लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कंदरौर के साथियों के साथ मेरा अटूट रिश्ता है। आंदोलन से लेकर अब तक के सफर में मेरी उनके साथ बहुत गहरी यादें जुड़ी है। हमने देश भर के लोगों को सैकड़ों से सड़कों से भी कनेक्ट किया है और अब लोगों को हमसे कनेक्ट रहने की जरूरत है। हर लोगों की सेवा करते हुए दोबारा सरकार में आती है और दोबारा लोगों का आशीर्वाद। दूसरा कि सांप्रदायिकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इलाकावाद, इन सब को एक तरीके से चैलेंज करते हुए मोदी जी ने जो नई संस्कृति राजनीति की रची है वो है विकासवाद, राष्ट्रवाद, सेवा, रिपोर्ट कार्ड। इस संस्कृति को लोगों ने अपनाया है और मोदी जी के राष्ट्रवाद और विकासवाद पर मुहर लगाई है, ये मैं जरूर कहूंगा। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के नतीजे, 389 सीट पर कांग्रेस लड़ी, 377 सीट पर उसकी जमानत जब्त हुई। यानी जिसने उत्तर प्रदेश को 40 साल 50 साल राज किया, जिसने 15-15 मुख्यमंत्री देखे, वह आज 389 सीट पर से 377 सीट पर अपनी जमानत जब्त करा दी है। यह स्थिति आप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे पर थे, आखिरी दिन बिलासपुर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनसे संवाद किया, उनको संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है।
जी, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो 4 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पे थे। कल उनका अंतिम दिन था अपने दौरे का। तो उन्होंने जो कांग्रेस है उस पे जम के निशाना साधा और कहा कि वो एक परिवारवाद तक सीमित होकर रह गई है, जनता के हितों से उनको कोई सरोकार नहीं है। नड्डा ने जो अपने जो चुनावी जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, उसके लिए भी वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों और सभी को एक मनोबल और एक जो जोश है वो भरकर गए हैं। उनका कहना है कि मिशन रिपीट के लिए इस बार जो राह बहुत आसान है, क्योंकि कांग्रेस जो अपनी गुटबाजी में उलझी हुई है और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव पहला है और पहाड़ों में जो आम आदमी पार्टी है उसको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। इस तरह जेपी नड्डा जो है वो आगामी जो 6 महीने का रोड मैप है वो तैयार करके गए हैं, वो भाजपा कार्यकर्ताओं को बता कर गए हैं। जेपी नड्डा जो है यहाँ पे हर प्रकोष्ठ की, हर मोर्चे की जो है बैठक लेकर गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि हर एक पदाधिकारी कोई भी अपने आप को बड़ा ना समझे, उसको हर एक बूथ की जो बैठक है वो सभी को लेनी अनिवार्य है। इस तरह से अगर हम देखें तो भाजपा की जो है आगामी 6 महीने का एक रोड मैप तैयार कर चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हिमाचल आने का जो उनका जो प्रस्तावित दौरा है वो बताकर वो जा चुके हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो फिलहाल जो भाजपा है वो अनुशासित दिख रही है और अपनी जीत की तरफ आश्वस्त दिख रही है और काफी हद तक जो है जेपी नड्डा का जो ये दौरा है वो काफी हद तक जो सफल माना जा रहा है इस क्रम में। टीना जी, चुनाव जो है वो अब बेहद नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है और कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरे तरीके से शुरू कर दी है इन चुनावों के लिए, लेकिन बाकी पार्टियां मैदान में दिख नहीं रही है। क्या लगता है बीजेपी जो है वो इस बार एक बार फिर से बाजी मारेगी हिमाचल में? जी, जिस तरह से कांग्रेस के जो हाल इस टाइम दिख रहे हैं, संगठन में जो बदलाव की मांग को लेकर जो गुटबाजी लगातार वहां पर चल रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि भाजपा की राह इस पर आसान रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ये भूल रही है कि 4 जो उपचुनाव उन्होंने जीते हैं, उस टाइम जो है उनके जो वरिष्ठ नेता है वीरभद्र सिंह, उनकी मृत्यु के बाद जो एक संवेदना की जो लहर थी, उस पर कांग्रेस सवार थी। हालांकि ये हर बार जो संवेदना की लहर है वो हर बार काम नहीं आने वाली है। इस बार जो जनता से संपर्क है कांग्रेस के नेताओं का, वो काफी हद तक जो है वो टूटा हुआ है। हालांकि जो विधायक है, जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार जनता में संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन जो संगठन के स्तर पे जो सक्रियता चाहिए थी वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो अपनी प्रदेश की इकाई है जो पहले ही भंग कर चुके हैं। हालांकि जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह चुके हैं कि जो भाजपा है वो हमारी जो सक्रियता है उससे डर चुकी है, इसलिए जो हमारे पदाधिकारी उनको तोड़ा जा रहा है। ठीक है टीना जी, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे थे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो 4 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जमकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल आम आदमी पार्टी की आप बात कर रही थी, उसके बारे में विस्तार से बताएं। पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने पिछले कल ये कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे कहा है कि जो मंडी में जो उनकी रैली हुई है उसको देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही घबरा गई हैं। भाजपा ये बेशक कहती रहे कि आम आदमी पार्टी से उनको फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो आम आदमी पार्टी भाजपा पे बनाने में सफल रही है। इसी कारण जो है भाजपा जो है इनके जो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के, उनको जो है तो तोड़ के अपने बीजेपी में शामिल कर रही है। तो इससे जो कहीं ना कहीं आप समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने को एक सफल मान रही है कि ये अभी चुनावों से पहले उनको एक बड़ी सफलता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए वो एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं।
ठीक है, दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन बात बीजेपी की करें तो पूरे तरीके से सक्रिय है बीजेपी। और देखा जाए तो जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही हिमाचल और गुजरात, बाकी राज्यों का रुख किया बीजेपी ने। यानी कि शांत बैठने वाली नहीं है बीजेपी। एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए कहा जा सकता है कि आतुर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? पहाड़ में विकास जो है, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना बीजेपी ने किया, जो वापस आने की उम्मीदें जताई जा रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि भाजपा की अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस बात से उनकी जो जीत की तरफ जो उनका मतलब जो उनकी जीत की तरफ जो आश्वस्तता है वो इस बात से समझी जा सकती है कि भाजपा इस वक्त हिमाचल में जो 68 सीटों पे है विधानसभा की, उन सभी पर एक सर्वे संगठन का एक पूरा कर चुकी है। और जिसमें कि जो भाजपा का जो सबसे जिले का जो सबसे जिला है, जो सबसे बड़ा हिमाचल का कांगड़ा, वहां पे जो है भाजपा की स्थिति काफी खराब मानी जा रही है। बिलासपुर में काफी स्थिति खराब मानी जा रही है, जो कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका जो गृह जिला भी माना जाता है। इस तरह जो भाजपा है उसको अपनी जो कमजोरियां है फिलहाल पता लग चुकी है कि वो कहाँ कमजोर है। और अगर हम सरकार की बात करें कि भाजपा के जो कामों पे जो विकास के दावे हैं, तो जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो पहले ही कह चुके, जो 2 साल है वो कोरोना काल में उनके खत्म हो चुके, उसके बावजूद उन्होंने जो उद्योग है, जो उनकी जो निवेश है वो काफी हद तक बढ़ाया है। हालांकि जो कांग्रेस है वो लगातार इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है कि भाजपा की जो ये सरकार है इसने जो कर्ज है वो 70,000 करोड़ तक हिमाचल का पहुंचा दिया है। हालांकि जयराम सरकार जो है इस बात पे जोर दे रही है कि उनको जो है कोरोना काल में काम करने का मौका नहीं मिला है। एक मौका उन्हें जनता जरूर इस बार देगी कि वो अपना काम पूरा कर सके। और हालांकि कोरोना के बावजूद भाजपा की जो सरकार है हिमाचल की, वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि कोरोना काल के बावजूद उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। जनता तक अपनी जो छोटी छोटी योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत के बाद जो हिम केयर योजना हिमाचल ने लॉन्च की है, जो आयुष्मान भारत में जो लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, इसी तरह जो छोटी छोटी जो योजनाएं हैं, जो रोजगार से स्वावलंबी योजना है, प्रधानमंत्री स्वावलंबी योजना, या छोटी छोटी रोजगार गारंटी योजना है जो शिमला शहर में चलाई जा रही है, तो इसको लेके भाजपा कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी वो काफी आश्वस्त है कि उन्होंने जनता तक सीधे पहुंच बनाई है। और जनता उनको जो कोरोना काल में जो काम नहीं वो कर पाए हैं उसका जो समय है वो आगे आगामी सरकार को वो देंगे, मिशन रिपीट करके। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खरगोन दंगे के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने मंगलवार को मस्जिद पर चढ़े एक शख्स का फोटो ट्वीट करके उसे खरगोन का बताया था और ये फोटो बिहार का था। गलती का एहसास होने पर दिग्विजय ने पोस्ट डिलीट कर दी। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब 3 साल पुरानी पोस्ट निकालकर कहा कि इन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने पुलिस कमिश्नर भोपाल और श्यामला हिल्स थाने को इस संबंध में एक नोटिस भी दिया है। उनका कहना है कि कानून की अलग अलग व्याख्या नहीं हो सकती, अपराध सामान्य नागरिक करे या मुख्यमंत्री, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इससे पहले मस्जिद पर चढ़े शख्स का फोटो शेयर करते हुए दिग्विजय ने लिखा था कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने इसकी इजाजत दी थी? वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनके इस बयान पर एक्शन लेने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153A, 295, 465, 505/2 ये इन धाराओं में भोपाल में केस रजिस्टर्ड अभी हुआ है। क्या पूर्व में भी इस तरह की कोई पुनरावृत्ति हुई? किस तरह कर चुके हैं? वो जो ब्रिज आरओबी के बारे में, ब्रिज के बारे में आए थे तो पाकिस्तान का एक पुल उन्होंने भोपाल का बताने की कोशिश की थी। उनका स्वभाव है भ्रम फैलाना और भ्रम के बाद भय फैलाना, ये वो चाहते हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? मामला दर्ज हो गया, आगे पुलिस दर्ज हुआ है, आगे देखते हैं। ठीक है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से खरगोन में हिंसा जो लगातार बढ़ी है, उसकी वजह से अब सांप्रदायिक दंगे बढ़ने की भी कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है और इसी बीच अब दिग्विजय सिंह पर कहीं ना कहीं जो FIR दर्ज हुई उसको लेकर एक्शन की बात कही जा रही है। क्या कुछ उसको लेकर जानकारी? देखिए, सबसे पहले अगर मुस्कान बात करें तो चूंकि खरगोन में अगर बात करें तो खरगोन में निश्चित तौर पर एक दंगे जो है होने की आशंका जताई गई थी, क्योंकि 10 तारीख को रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालते वक्त वहां पर पथराव की गई थी, आगजनी की घटना की गई थी, जिसके बाद से ही अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से इसको लेकर सख्त एक्शन लिया गया था और लगातार वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उन दंगाइयों के जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, उनकी इनकम के स्रोत को पूरी तरह से कुचला जा रहा था ताकि इस तरह के अपराधी या इस तरह के दंगाई वापस से ना पनप सके। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की तरफ से बात करें तो दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर जो है वहां पर एक तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार सी पैदा की थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से कार्रवाई जो है खरगोन के दंगे करने वाले लोगों के यहाँ पर की जा रही है, क्या जो लोग बलात्कार या फिर अन्य घटनाएं करते उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी मंशा से साफ तौर पर देखा जा सका था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम बहुल लोग हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह की तरफ से जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, उन्होंने एक ट्वीट पर जो है एक सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी जिस पर जो है एक युवक जो है मस्जिद पर खड़ा होकर झंडा लहरा रहा था, जिसको लेकर एक धार्मिक उन्माद जो है फैलाने की या दंगा फैलाने की कोशिश एक तरह से की गई थी। चूंकि अगर उस फोटो की बात करें तो वो फोटो पूरी तरह से फेक वीडियो था, फोटो था, चूंकि वह फोटो जो है मध्य प्रदेश का नहीं था, वो बिहार का था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर राजनीति वहां से पूरी तरह से चरमा गई थी और लगातार लोगों ने हालांकि इस ट्वीट को दिग्विजय सिंह को जैसे ही साक्ष्य मालूम पड़ा कि वह फोटो जो है मध्य प्रदेश का नहीं है, खरगोन का नहीं है, ऐसे में उन्होंने तुरंत जो है ट्वीट हालांकि डिलीट कर दिया था। लेकिन उनके ट्वीट को देखते ही ट्वीट करते ही फोटो जो है स्क्रीनशॉट ले लिया गया था और लगातार जो है मध्य प्रदेश के जो लोग थे या पूरे भारत के लोग थे वो लगातार जो है दिग्विजय सिंह की इस पर आलोचना कर रहे थे और जिसके बाद लगातार जो है दबाव भी बनाया जा रहा था और लेकर इसी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कल जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है श्यामलला हिल्स में क्राइम ब्रांच पर जाकर वहां पर एक ज्ञापन दिया है और FIR की मांग की गई थी, जिसके बाद जो है दिग्विजय सिंह पर कई धाराओं के तहत जो है FIR की गई है। ठीक है गणेश, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त तक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर खरगोन में हिंसा जिस तरीके से भड़की रामनवमी के दिन, उसको लेकर अब लगातार FIR दर्ज की जा रही है। सारा जानकारी के लिए गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की बात करें, उन पर FIR दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने करीब 3 साल पुराना पोस्ट निकाला शिवराज सिंह चौहान का और उन्होंने कहा कि अगर एक आम इंसान के खिलाफ FIR हो सकती है तो फिर CM के खिलाफ क्यों नहीं, कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। वो कौन सा ट्वीट था जिसका वो उन्होंने शेयर किया और किस तरीके की कार्रवाई उस पर हो सकती है? देखिए, सबसे पहले चूंकि मैं बात करूं जो दिग्विजय सिंह पर जो कई मामलों में धाराएं जो है लगाई गई हैं, भोपाल क्राइम ब्रांच पर जो है FIR दर्ज की गई है। चाहे तो वो बात करें तो 153 एक की बात करें या 295 एक की बात करें या 465
और 505 इन तमाम धाराओं के जो है तहत जो है कार्रवाई की गई है। चूंकि ये तमाम धाराएं जो है एक तरह से धार्मिक उन्माद पर हिंसा फैलाने और लोगों को बरगलाने और इत्यादि तरह की जो है दो धर्मों के बीच में आपसी में असमंजस पैदा करने की इन तमाम धाराओं के तहत जो है दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और तमाम धाराएं जो है, हालांकि इन धाराओं की अगर बात करें तो 7 साल से कम की सजा है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह को हालांकि नोटिस तामील करके छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब वही दिग्विजय सिंह ने भी एक वीडियो अपने उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो साझा किया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राहुल गांधी का राहुल गांधी जो है मंदसौर जिले में किसानों को लेकर एक भाषण दे रहे थे, उस समय का वीडियो जो है उन्होंने जारी किया है। लेकिन अगर दोनों वीडियो की बात करें तो दोनों वीडियो में हालांकि काफी फर्क है, चूंकि राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण में कभी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसे वीडियो शेयर किए गए हैं, जहां पर बातों को कुछ तरह से घुमा फिरा के और वीडियो को इधर उधर से जोड़कर जो है प्रस्तुत किया गया है। तो वहीं शिवराज सिंह जी ने भी जो वीडियो शेयर किया है, उस पर जो है राहुल गांधी का एक वीडियो है, जिस पर वो मुख्यमंत्रियों को जो है उस पर उद्घोषित कर रहे हैं। तो वहां पर एक वीडियो जिसमें राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जब वो कहते हुए, तो उन्होंने जो शिवराज सिंह जी ने जो वीडियो को शेयर किया था, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को उद्घोषित किया था, लेकिन उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया गया था कि राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बता रहे हैं। तो ऐसे में वो वीडियो जो है तोड़ मरोड़ कर जरूर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर दिग्विजय सिंह जी ने एक एफआईआर के लिए जो है एक चिट्ठी जरूर लिखी है कि इन पर भी जो है श्यामलीला हिल्स पर जो है एक उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से जो है एफआईआर करने की मांग की है। लेकिन दोनों वीडियो को अगर देखें तो कहीं ना कहीं दोनों में काफी फर्क है, चूंकि एक वीडियो जो शेयर किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, जो फोटो वायरल की गई है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करता है। तो ऐसे में दोनों वीडियो में काफी अंतर है। देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई हालांकि अब दिग्विजय सिंह के कहने पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर की जाती है। जी ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर शुरू कर लेते हैं, जो उत्तराखंड से है, जहां पर रविवार को कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की थी। ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस में गए बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जबकि रानीखेत विधानसभा से चुनाव हारने वाले करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश नेतृत्व में हुए इस फेरबदल से अब कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इनमें से कई विधायक बीजेपी में शामिल हैं और बीजेपी इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा भी सकती है। प्रदेश में साल 2016 की तरह दल बदल के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और ये जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनमें से 5 विधायक कुमाऊं और 3 गढ़वाल के बताए जा रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस में बड़ी बगावत होने जा रही है। दरअसल यशपाल आर्य के नेता प्रतिपक्ष और करण महारा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कई लोग फिलहाल पार्टी में नाराज चल रहे हैं और यह नाराजगी कांग्रेस में बड़ी टूट की वजह बन सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अंतर्कलह तो हम शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन अब कई टूट की कगार पर कांग्रेस खड़ी है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो और विधायक हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। लगातार जो नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी और जो यहाँ पर 19 विधायक जो यहाँ पर चुनाव के बाद जीतने के बाद आए थे, उनमें से यहाँ पर 10 विधायक भाजपा के संपर्क में है, ये लगातार सामने आ रही थी बात। और
ये अब सामने आते जा रही चीजें, जिसमें से 8 विधायक यहाँ पर पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए, और आज इस बात से पर्दा उठ सकता है क्योंकि गोपनीय बैठक है इन सभी विधायकों की, और ये सभी विधायक जिसमें से 5 कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कुमाऊं से हैं, 3 गढ़वाल से हैं, बाकी और विधायक, ये सभी एक गोपनीय बैठक की जा रही है इनमें, और देहरादून में सही पहुंच चुके हैं। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अगर माना जाए तो बहुत बड़ी खबर है, और उत्तराखंड कांग्रेस में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 2016 में जिस तरीके से 11 विधायक गए थे और सरकार गिराई गई थी यहाँ पर कांग्रेस की, वही वाकया कहीं ना कहीं अब हो सकता है, जिसको लेके कांग्रेस में खलबली मची हुई है। और लगातार जिस तरीके से कहा जाए जो नाराजगी दिक्कतें थी, उसपे साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग नाराज हैं, और उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही हैं। ठीक है अमित, फिलहाल अगर जो विधायक है ये पार्टी छोड़कर जाते हैं तो सीधे तौर पर पार्टी विधानसभा में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिसे बात की जाए यहाँ पर जो विधायक हैं, अगर वो पार्टी छोड़ जा सकते हैं तो कांग्रेस में पहले से 19 विधायक हैं, और यहाँ पर 19 विधायकों के बाद अगर 8 विधायक यहाँ छोड़ के जाते हैं तो संख्या बल घट के 11 हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं में काफी खलबली मची हुई है, और जो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व तो वहां तक जानकारी जा चुकी है, बात पहुंच चुकी है, उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ विधायकों का मन बनता है और यहाँ पर बैठक के बाद कोई निर्णय निकलता है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार ये बवाल की स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां पर 10 विधायक जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं, पार्टी को छोड़ सकते हैं, और पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरीके से पार्टी में फिलहाल अभी 19 विधायक हैं, उसके बाद पार्टी विधानसभा में और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर 8 विधायक जाते हैं तो पार्टी के पास मात्र 11 विधायक जो है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी विधानसभा में और ज़्यादा कमज़ोर होगी। इस समय आपको बता दें कि पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर विधानसभा में मौजूद है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।